भारत में परिवहन तंत्र के अध्ययन के क्रम में सड़क तथा रेल परिवहन के बाद आज हम जल परिवहन एवं वायु परिवहन की चर्चा करेंगे। जल परिवहन में पहले आंतरिक जल परिवहन है। भारत में पहले 14,500 किलोमीटर जलमार्ग परिवहन के योग्य माने गए थे। आजकल ये बढ़कर 20,275 किलोमीटर हो गए हैं। इसमें से बड़ी नदियों के जो मात्र 3750 किलोमीटर जलमार्ग ही यंत्रीकृत साधनों द्वारा परिवहन योग्य हैं, लेकिन इसमें से 2000 किलोमीटर लंबाई का ही प्रयोग किया जा रहा है। करीब 4300 किलोमीटर परिवहन योग्य नहरों में से 900 किलोमीटर यंत्रीकृत नावों के लिए उपयुक्त है। आंतरिक जल परिवहन का प्रयोग करते हुए 50 मिलियन टन कार्गो का परिवहन प्रतिवर्ष किया जाता है, जो कि भारत के कुल परिवहन का 0.15% है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण आंतरिक जल मार्गों में गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र, बराक, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा के निचले भाग तथा नर्मदा, ताप्ती, गोवा की जुआरी, मंडोवी नदियों के निचले भाग, कर्नाटक की काली, शरावती, नेत्रवती नदियाँ, केरल के बैकवाटर और लैगून, मुंबई के आंतरिक जलमार्ग, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की बंकिंगम नहरें शामिल हैं। देश के सर्वाधिक लंबे जलमार्ग उत्तर प्रदेश में 2441 किलोमीटर है, देश का 17%। इसके बाद बंगाल, आंध्र, असम, केरल व बिहार का स्थान आता है। पठार की नदियाँ नौ संचालन के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पठारी भूमि के कारण प्रपात पाए जाते हैं, जहाँ से परिवहन संभव नहीं है। दूसरा, मौसमी नदियों में जल पर्याप्त मात्रा में साल भर नहीं रहता है। गोदावरी, कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में मानव द्वारा विकसित किए गए जो जल परिवहन है वो सड़क और रेल में पुल निर्माण की समस्या के कारण ज़्यादा आसान रहते हैं, क्योंकि वहाँ खूब सारी धाराएँ हैं इन नदियों की। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बीच बंकिंगम नहर जो है वो विजयवाड़ा, चेन्नई नगरों को आपस में जोड़ती है और चेन्नई से भी 106 किलोमीटर आगे तक जाती है। इस नहर का निर्माण पूर्णतः नौ संचालन के लिए किया गया था। गंगा के इलाहाबाद से हल्दिया तक का जो भाग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है। 1620 किलोमीटर लंबा, जो 1986 में घोषित किया गया। यहाँ नियमित स्टीमर सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बांग्लादेश सीमा से सदिया तक, असम में सदिया तक जाती है। 891 किलोमीटर लंबी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 मालाबार तट के सहारे 1993 में घोषित की गई। कोलकाता और डायमंड हार्बर के मध्य नदी परिवहन हेतु हुगली नदी का सघन उपयोग होता है। यहाँ अवसादीकरण के कारण जल की गहराई में कमी आना एक समस्या रहती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्टीमर द्वारा मुहाने से तेजपुर तथा कई बार डिब्रूगढ़ तक परिवहन संभव होता है, कम से कम 1280 किलोमीटर, उससे भी ज़्यादा। इस नदी में परिवहन नदी द्वीपों, सैंड बैंक, शॉल वर्षा ऋतु में अत्यंत तीव्र धाराओं के कारण कठिन हो जाता है।
गोवा की ज्वारी और मंडोवी नदियों का प्रयोग लो अयस्क मैंगनीज और इमारती लकड़ी का परिवहन मरमागांव बंदरगाह तक करने के लिए किया जाता है। ये ज्वारी नदी का ज्वार नदमुख है जो समुद्र के किनारे, वहीं मरमागांव बंदरगाह बनाई गई है। ये जिक्र आ ही चुका, आंध्र और तमिलनाडु के बीच में 412 या 13 किलोमीटर लंबी बंकिंगम नहर है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर से तमिलनाडु में दक्षिणी आर्कोट तक तट के समानांतर चलती है। अन्य कई नहरें हैं, कर्नूल कोडप्पा, सोन नहर, ओडिशा नहर, मेदिनीपुर नहर, दामोदर नहर, पश्चिमी तट नहर केरल में है इत्यादि। पंजाब और उत्तर प्रदेश की कुछ नहरें भी स्थानीय परिवहन में काम आती। देश के आंतरिक जल परिवहन का विकास के लिए 10 महत्वपूर्ण जल मार्ग राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए हैं। भारत में 27 सितंबर 86 को भारतीय आंतरिक जल परिवहन प्राधिकरण इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और जिसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम का गठन 67 में किया गया, जो गंगा, भागीरथी, हुगली, सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्रों में माल ले जाने के लिए किया गया था। यह कोलकाता से गुवाहाटी के निकट करीमगंज, बांग्लादेश, हल्दिया व पटना के लिए नियमित कार्गो सेवाएं चलाता है। भारत में नावे जलमार्गों की 13 में लंबाई 2013 में 14,500 किलोमीटर थी, जिसमें प्रथम उत्तर प्रदेश था, 16% बंगाल में थी, 14% आंध्र में, थोड़ी सी कम असम में, 10-11% केरल में, 8.8% बिहार में और करीब 7% ओडिशा में। ये कुछ आंतरिक जल मार्ग दिखाए गए हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ जो कार्गो सेवाएं हैं वो बांग्लादेश में जाकर और फिर वो कोलकाता या हल्दिया बंदरगाह तक आती हैं। तो बांग्लादेश होकर बंगाल और असम के बीच आंतरिक परिवहन होता है। गंगा नदी का भाग इलाहाबाद तक प्रथम जलमार्ग है और इलाहाबाद तक ये घाघरा नदी का हिस्सा भी आंतरिक जल परिवहन के योग्य था। ये गंगा नदी यहाँ तक आगे तक भी जल परिवहन के योग्य है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के निचले भाग जल परिवहन योग्य हैं। गोदावरी, कृष्णा, मादन नदी ये सब आंतरिक जल परिवहन की नदियाँ हैं। जहाजरानी या शिपिंग। भारत में जहाजरानी का विकास 1854 में अंग्रेजी ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना से मानते हैं। भारत में 2019 में 1419 जलयान थे और 699 मिलियन टन कार्गो का संचालन किया गया इस 1819 में। विकासशील देशों में भारत की सबसे विशाल मर्चेंट जलयान सेवा है। जलयान द्वारा ढोए गए सामान की दृष्टि से 16वां मुख्य देश भारत है, परंतु अब भी विश्व के कुल जलयानों का 1% से कम भारत में है और परिवहन क्षमता भी 1% से कुछ अधिक ही है, बस ज़्यादा नहीं है। तटवर्ती जहाजरानी देखें तो भारत में 7,517 किलोमीटर तटरेखा, 13 मुख्य जिसमें 12 सरकारी हैं और 200 मध्यम या छोटे बंदरगाह हैं। भारत के तटवर्ती जलयानों की संख्या 846 है, जिसकी 14 में परिवहन क्षमता 12.18 लाख टन थी।
भारत के जो मुख्य बंदरगाह हैं उनमें पश्चिमी तट में कांडला, मुंबई जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे नावा शेवा कहते हैं, मरमागांव, न्यू बेंगलोर, कोच्चि हैं। पूर्वी तट पे तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया है। कांडला 14.4%, विशाखापट्टनम 12%, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह 11.3%, चेन्नई 10.8%, पारादीप 10.8% कार्गो हैंडल करते हैं। कच्छ की खाड़ी पर स्थित कांडला एक ज्वारीय पोताशय है। ये आयात के लिए बनाया गया पत्तन है। मुंबई बंदरगाह पश्चिमी तट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्राकृतिक बंदरगाह है जो सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर इसका बोझ हल्का करने के लिए निकट ही नावा शेवा बंदरगाह बनाया गया जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक सुविधाओं से युक्त सहायक पत्तन है। मारमागांव गोवा में ज्वारी नदी पर स्थित एक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर एक प्राकृतिक पोताश्रय है। ऐसे ही केरल में कोच्चि एक बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट पर दक्षिणी तमिलनाडु पर तुतीकोरिन और ये इस राज्य का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। चेन्नई प्रथम है। यह देश का दूसरा सबसे पुराना कृत्रिम पोताश्रय और तीसरा बड़ा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश की बंकिंगम नहर और तमिलनाडु की कंबरभुजा नहर से चेन्नई बंदरगाह जुड़ा है। तो चेन्नई के 20 किलोमीटर उत्तर में एन्नोर बंदरगाह, फिर आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह है। चक्रवातों से सुरक्षा डॉल्फिन की पहाड़ी प्रदान करती है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है। ऐसे ही कोलकाता एक नदी पत्तन है। हुगली नदी के किनारे समुद्र से 150 किलोमीटर दूर, जबकि हल्दिया 105 किलोमीटर इसके दक्षिण में बनाया गया है जिसे कोलकाता का बोझ कम किया जा सके। 2010 में पोर्ट ब्लेयर को भी अधिसूचित किया गया एक बड़े बंदरगाह के रूप में। स्वेज नहर की तर्ज पर सेतु समुद्रम एक नौ परिवहन नहर योजना है जिसमें मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने वाला एक 167 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाएगा जो कि आदमपुर या राम सेतु पाक की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य से होकर गुजरेगा। यह चैनल भारत की जलीय सीमा के भीतर ही होगा। हालांकि इस पर अभी कोर्ट में कई परिवाद चल रहे हैं। सागरमाला परियोजना 2003 में घोषित की गई। इसमें 1 लाख रुपए खर्च होंगे जिसमें केंद्र राज्यों की भागीदारी, निजी क्षेत्र की भागीदारी होगी। प्रमुख बंदरगाहों का आधुनिकीकरण, नए बंदरगाह निर्माण, आंतरिक परिवहन तंत्र का विकास किया जाएगा। भारत के कुछ प्रमुख बंदरगाह और उनके जो प्रभाव क्षेत्र है, पृष्ठ प्रदेश, उनको दिखाया गया। ये कांडला बंदरगाह है और उसका प्रभाव क्षेत्र ये उत्तरी पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत है। मुंबई और नावा शेवा ये 2 बंदरगाह हैं। इनके प्रभाव क्षेत्र मध्य भारत है। फिर मुरमागांव और मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक और गोवा के एरिया को सेवा करता है, प्रदान करता है। कोच्चि केरल और दक्षिणी तमिलनाडु को, तुतीकोरिन दक्षिणी तमिलनाडु को, और चेन्नई एन्नोर उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक आंध्र प्रदेश को। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश
ये आपका तेलंगाना और छत्तीसगढ़ को, पारादीप उड़ीसा को कोलकाता, हल्दिया ये उत्तर प्रदेश, बिहार, असम इस बड़े क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है। इसके बाद है वायु परिवहन। ये सबसे आधुनिक परिवहन का साधन है, लंबी दूरी को अत्यंत कम समय में कवर कर देता है। भारत जैसे विशाल देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध के समय भी ये काफ़ी उपयोगी रहता है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई। इलाहाबाद और नैनी के बीच 10 किलोमीटर एयर मेल सर्विस शुरू की गई। भारत में कुल 126 हवाई अड्डे हैं, जिनमें से 18 अंतर्राष्ट्रीय हैं और 77 घरेलू हैं। 5 मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में मुंबई का छत्रपति शिवाजी, कोलकाता दमदम, दिल्ली का इंदिरा गांधी, चेन्नई का मीनाम्बक्कम और तिरुवनंतपुरम है। एयर इंडिया लिमिटेड भारत का मुख्य वायु सेवा प्रदाता है। इंडियन एयरलाइंस घरेलू वायु सेवा देता रहा है। यह 14 देशों को भी सेवाएं देता है। पिछले वर्षों में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स 1985 से पेट्रोलियम सेक्टर और हेलीकॉप्टर सेवाएं देता है। कुछ राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर कंपनी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भी अपनी सेवाएं देता है। वायु एयर कार्गो सेवा भी वायु सेवाओं में आती है। वर्ष 2010 में एयरपोर्ट अथॉरिटी के हवाई अड्डों द्वारा 4.70 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया। महत्वपूर्ण कार्गो में शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं जैसे मांस, मछली, फल, सब्जी और फूल, रेडीमेड कपड़े, चमड़े की वस्तुएं, महंगी चीज़ें जैसे मशीनरी, दवाएं, बहुमूल्य रत्न, गहने, वैज्ञानिक उपकरण आदि इसमें परिवहन में शामिल होते हैं। एयर कार्गो के लिए मुंबई का छत्रपति, दिल्ली का इंदिरा गांधी, चेन्नई और कोलकाता के हवाई अड्डे मुख्य हैं। भारत में वायु सेवा कंपनियां अभी इलीट वर्ग को अपनी सेवाएं देती हैं। उनके किराए मध्यम वर्ग तथा गरीब लोगों की पहुंच से अभी परे हैं। भारतीय वायुयान कंपनियों को विदेशी एयरलाइन से कड़ी प्रतिस्पर्धा है। भारतीय एयरलाइंस कंपनियों में कुप्रबंधन भी काफ़ी भारी मात्रा में है। संक्षेप में भारत की जहाजरानी की समस्याएं कुछ बता सकते हैं। भार ढोने की पर्याप्त क्षमता अभी है। कंटेनर ढोने वाली फ्लीट की कमी है। कंटेनर में आजकल ज़्यादातर सामान चलता है। पुराने जहाज़ हैं जिन पे उच्च ऑपरेशन लागत आती है। विदेशी कंपनियों से बड़ी प्रतिस्पर्धा मिलती है। विदेशी कंपनियां सस्ती और बेहतर सेवाएं दे रही हैं। प्रमुख बंदरगाहों पर काफ़ी भीड़ भाड़ और अपर्याप्त आधारभूत ढांचे अवसंरचना है। और जैसे जलयान की मरम्मत की सुविधाएं कम है, ड्राई डॉकिंग की सुविधा नहीं है, ज़्यादा है, कार्गो हैंडलिंग की समस्याएं हैं। इस तरह की काफ़ी समस्याएं भारतीय जहाजरानी से जुड़ी हैं।